तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीरसा एंड यू आर वाचिंग बीर स्टडी पॉइंट। तो आज हम करने आ रहे हैं क्लास 9th में जो चुनावी राजनीति है एसएसटी सब्जेक्ट में, वो चैप्टर कवर करने आ रहे हैं। और उसके साथ साथ हम इसे करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह देख के समझ ली और याद कर ली तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें आप अच्छे मार्क्स गेट कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, हम किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेना होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम चुनावी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि चुनाव होता क्या है, फिर चुनाव क्या है। और सेकंड हमारा मेन क्वेश्चन आता है कि चुनाव की आवश्यकता ही क्यों है, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है कि चुनाव क्या है और भारत में चुनाव की आवश्यकता क्या है। तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियमित अंतराल पर हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। और ऐसी व्यवस्था क्या कहती है? चुनाव। यानी कि जो हम अपने पसंद से उम्मीदवार को चुनते हैं, ठीक है। अगर वो जनता के हित में कार्य नहीं करता है तो उसे हम बदल भी सकते हैं। तो जो ऐसी व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? चुनाव कह देते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि चुनाव की आवश्यकता क्यों है, क्यों चुनाव की ज़रूरत है भारत जैसे देश में? क्या इसके बिना शासन प्रशासन नहीं चलाया जा सकता? तो अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन आप खुद सोचो, क्या ये हकीकत में ऐसा पॉसिबल है कि सारे लोग एक टाइम पे एक जगह इकट्ठे हो जाएं और हर एक चीज़ पर डिस्कशन करें? ऐसा तो संभव नहीं है। और इसमें बहुत सारे कुछ ऊंचे समुदाय होते हैं, बड़े समुदाय को होते हैं, छोटे समुदाय को होता है, तो उनमें मतभेद हो सकता है, ठीक है। लेकिन किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि आपस में लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। और ना ही संभव है कि किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। यानी कि जो आम जनता होती है उनके पास ना तो इतना समय होता है कि वो हर मामले में अपनी भागीदारी दें, ठीक है। और ना ही आम जनता के पास इतना ज्ञान ना ही उनके पास इतना नॉलेज रहता है कि उन्हें आम जनता को कानून के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। और कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड और अगर आपको पॉइंट चाहिए तो ये रहे इसके पॉइंट, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानून का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों के सरकार के कामकाज और फैसले करने के अवसर देते हैं, ठीक है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सकते हैं और अगर वो वर्तमान में काम सही से नहीं करा तो उसे हम बदल भी सकते हैं, ठीक है। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर भी प्रदान करता है, ठीक है। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीति बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तें क्या हैं? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद करना है। जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, एक वोट एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसमें चुनाव में कोई भी धांधली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, तभी तो जनता अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुन पाएगी। और सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार होना चाहिए, नियमित अंतराल पर चुनाव होना चाहिए, शासन के प्रति जवाब देनी होनी चाहिए जो सरकार होती है उसे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र या सीटें किसे कहते हैं, ठीक है। तो चुनाव के उद्देश्य से भारत को कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? चुनाव क्षेत्र कहते हैं या फिर निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार संहिता किसे कहते हैं? तो आचार संहिता वो रूल्स और रेगुलेशंस होती है, वो नियम कानून होते हैं जिनका सभी को पालन करना होता है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है चुनाव में ये चुनाव आयोग द्वारा बनाया जाता है। तो चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवार के लिए चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियम कानून जिनका सभी उम्मीदवार और पार्टियों को पालन करना अनिवार्य होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आचार संहिता कहते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, चुनावी धांधली किसे कहते हैं? यानी कि जो चुनाव में जितनी गड़बड़ियाँ होती है ये कैसे होती है और इनके बारे में टिप्पणी लिख दो, ठीक है। जैसे कि चुनावी धांधली का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ है अपने वोट में बढ़ाने के लिए उम्मीदवार और पार्टियों द्वारा किए जाने वाले धांधली या गड़बड़ियाँ चुनावी धांधली कहलाती है, ठीक है। जैसे एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट देना और मतदान अधिकारियों को डराना, धमकाना या फिर रिश्वत देने का प्रयास करना जिससे कि उनके खाते में वोट चले जाएं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है,
ये सभी का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति, इसे याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग के अधिकार क्या क्या हैं? ठीक है, तो चुनाव आयोग के अधिकार हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ठीक है, और जिन मतदाता पर कुछ भी गड़बड़ी होती है या फिर धांधली होती है, ठीक है, तो आप वो दोबारा चुनाव करा सकती है, ठीक है। और जो और वो क्या करते हैं, जो चुनाव आयोग होता है वो आचार संहिता बनाता है, ठीक है, और जिनका पालन सभी को करना पड़ता है, ठीक है, जो उम्मीदवार और पार्टियों के लिए करती है, ठीक है। और अगर कोई आचार संहिता का पालन नहीं करता तो उससे भी चुनाव आयोग दंडित करता है, ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियों एक क्रम में लिखो, या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है चुनाव की प्रक्रिया को लिखें, ठीक है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया है, सबसे पहले आता है हमारा चुनाव क्षेत्र, ठीक है। तो अब चुनाव क्षेत्र क्या होता है? चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे चुनाव क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और लोकसभा के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, और हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि संसद के सदस्य कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि ये पूरे देश में जो है 543, ये याद रखना, ठीक है, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें के सभी सदस्य जो चुन के आते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है। और अब पूछोगे लोकसभा क्या होती है, तो लोकसभा जितने सदस्य हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री को चुना जाता है, और यहीं से हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है, यहीं से प्रधानमंत्री को चुना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, इसमें एक पॉइंट और जो लेना आप, आरक्षित क्षेत्र भी होते हैं, ठीक है, आरक्षित क्षेत्र, क्योंकि क्या होता है मैं बता रहा हूँ, जो हमारे संविधान निर्माता थे ना, उन्होंने क्या किया ना कि कुछ सीटें ना वो रिजर्व कर दी, जो जितने पिछड़े वर्ग के लोग थे ना, जैसे कि SC ST, इन सब के लिए ना सीटें को रिजर्व कर दिया, ताकि आने वाले समय में उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। और ऐसे ही महिलाओं के लिए भी उन्होंने 1/3 ग्रामीण तथा शहरों में रिजर्व प्रदान किया, ठीक है। तो ये जब ये वोट होता है तो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें पहले से रिजर्व होती हैं, ये भी लिख लेना, ठीक है। और ये नहीं है, अब ये देखो, योग्यता क्या होती है? मत डालने की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति मत डाल सकता है, ये याद रखना, ठीक है। और कौन वोट नहीं डाल सकता, ये तो आपने याद कर लिया कि कौन वोट डाल सकता है, लेकिन कौन वोट नहीं डाल सकता, तो जो अपराधी होते हैं ना वो वोट नहीं डाल सकते। अब आप खुद सोचो, जो अपराधी हैं उनको हम बोलेंगे, ये माला पहनाएंगे और बोलेंगे कि आप अपराधी आओ और वोट डालो, नहीं ना। और जो ना दिमागी रूप से असंतुलन होते हैं, इनका दिमाग सही से वर्क नहीं करता, जो नहीं चुन पाते हैं उम्मीदवार को, ठीक है, जो दिमागी रूप से असंतुलन होते हैं और जो अपराधी होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। और जो 25 वर्ष से हो जाते हैं ना, वो उम्मीदवार भी बन सकते हैं, ठीक है, उम्मीदवार के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उम्मीदवार के लिए आवेदन करना है तो उसके लिए कुछ वो भी होता है, जैसे कि उसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में उसे लिखना होता है, ठीक है, डिटेल देनी होती है, और उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर मामले, यानी कि क्या क्या मामले चल रहे हैं उसके घर परिवार के साथ, और उसके घर परिवार की संपत्ति का विवरण देना पड़ता है, ठीक है। और इसी के प्रोसेस में आगे है चुनाव अभियान। 2 सप्ताह के समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है, ठीक है, पर असल में चुनाव 2 हफ्ते का नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ये टाइम दिया जाता है 2 हफ्तों का, मगर जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, पहले से इसके मतलब ये जो समय रहता है उसको उसकी लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, अपने प्रचार और प्रसार में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, चुनावी कानून के अनुसार चुनाव के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार क्या क्या नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जो चुनाव आयोग द्वारा कुछ लिमिटेशन लगा रखी है कि जितने भी उम्मीदवार या फिर पार्टी आए हैं वो ये काम नहीं कर सकती, ठीक है, जैसे कि वोट प्राप्त करने के लिए किसी भी मतदाता को धमकाना, डराना या रिश्वत देना, वो उनको धमका, डरा या फिर रिश्वत देकर अपने वोट प्राप्त नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर वो ऐसा करती है तो चुनाव आयोग क्या करता है, उसे दंडित करता है, ठीक है। और जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकती, ठीक है।
सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकती, ठीक है, और ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती। मगर आप देखते हो कि जो चुनाव जीतने के लिए जो जितनी भी पार्टियाँ होती है वो लाखों करोड़ों रुपए उड़ा देती है, ठीक है, और धर्मशाला का प्रयोग नहीं कर सकती। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे तो सही क्वेश्चन पॉइंट है, ठीक है। और भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों का मत डालने का अधिकार को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहते हैं। यानी कि जितने भी लोग जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हैं वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को चुनावी घोषणा पत्र पर क्या क्या विवरण देना पड़ता है, ठीक है। उसे क्या, अगर वो उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसे क्या क्या डिटेल अपनी देनी पड़ती है, ठीक है। उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है, ठीक है, तथा कुछ रकम जमा करनी पड़ती है, कुछ अमाउंट देना होता है उम्मीदवार बनने के लिए, ठीक है। उम्मीदवार व उसके परिवार के सभी सदस्यों की संपत्ति का लेन देन का सब ब्यौरा देना पड़ता है, सबकी सब डिटेल देनी पड़ती है, ठीक है, जितनी भी उनकी संपत्ति है उसके घर परिवार की, ठीक है। और उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर मामले कि कहीं उसके खिलाफ कोई FIR कुछ जितने भी आपराधिक मामले हैं वो तो नहीं चल रहे ना, उन सब का विवरण देना पड़ता है। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता यानी कि वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है उसके बारे में उसे डिटेल देनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामले के सारे विवरण देने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपन एक नंबर में आने वाले क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिन्हें अच्छी तरह याद करना। जैसे कि हरियाणा में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। विपक्ष के नेता चौधरी लाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और अपनी पार्टी का नाम क्या रखा, लोकदल नामक पार्टी, ठीक है। और कई का डिफरेंस आता है कि आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर होते हैं। तो जो आम चुनाव होते हैं वो पूरे देश और पूरे राज्य में होते हैं, ठीक है, और नियमित अंतराल पर होते हैं। इस समय क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। और जो उपचुनाव होता है वो किसी सिर्फ एक क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, वो पूरे देश के लिए होते हैं और ये किसी एक क्षेत्र में होते हैं। और क्यों होते हैं, अगर वहाँ का कोई उम्मीदवार है वो उसकी मृत्यु हो गई है या फिर उसने इस्तीफा दे दिया है और उसके द्वारा जो सीट खाली हुई है ना उसके लिए चुनाव कराया जाता है, उसमें क्या कहते हैं, उपचुनाव, ठीक है। तो इसे याद रखना। तो इसमें ये कुछ एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे निम्नलिखित में से किसने नारा दिया, ठीक है। जैसे गरीबी हटाओ को नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी ने। लोकतंत्र बचाओ को नारा किसने दिया, जनता पार्टी ने, ठीक है। और चौधरी लाल ने किस पार्टी का गठन किया था, तो वो था लोकदल पार्टी, ठीक है। तो इनको याद रखना। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मतदाता सूची किसे कहते हैं, मतदाता सूची किसे कहते हैं, सूची, इसका मतलब होता है वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट क्या होती है, तो चुनाव से पहले क्या करते हैं ना, जो चुनाव आयोग होता है वो क्या करता है कि सभी जितने भी ना जो वो सभी डाटा को ना अपडेट करते हैं कि कितने लोग हैं जो 18 वर्ष से अधिक हुए और वो वोट डालने के काबिल हैं, वोट डालने के योग्य हैं, ठीक है, और कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, ठीक है, उन सभी का दोबारा वो रिन्यू करते हैं, ठीक है, दोबारा इसमें नवीनीकरण करते हैं, ठीक है। तो कई बार ये इसके बारे में पूछ लिया था, तो मतदाता सूची के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।